जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और देखो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। विश्व में प्रथम रेल जो है वो कब चली थी। और मुझे एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया रेड पेन रखा करो, बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है भाई, मैंने रेड पेन कर लिया जैसा आपने बताया मुझे। और यहाँ पे देखो जो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो ये चली थी 1825 में। कब चली थी? 1825। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और वो डेट भी याद रखना, 27 सितंबर थी। क्या थी? 27 सितंबर था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये पता है आपको, ये भाप वाला इंजन था। कौन सा? पहला भाप वाला इंजन था, उसकी सहायता से चली थी। और पता है इसमें डब्बे कितने थे वो भी मैं आपको बताऊं। यहाँ पे याद रखना, जो डब्बे थे वो थे 38 डब्बे। कितने थे? 38 डब्बे थे। और इसमें 600 यात्री सवार हुए थे। कितने? 600 यात्री सवार हुए थे। ये लंदन के डार्लिंगटन से स्टाक टोन करके जगह है, ठीक है ना, स्टाक टोन करके जगह है, वहाँ के बीच में चली थी। लगभग 37 मील की दूरी तय की थी। कितनी? 37 मील। और एक मील में कितना होता है किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर, है ना। 1600 मीटर, जो कि हम लोग आर्मी वाले बंदे होंगे उन्हें पता होगा एक मील है। तो ये 37 मील की दूरी तय की थी। और इसकी जो रफ्तार थी वो भी याद रखना, कितनी थी? 14 मील प्रति घंटा, ठीक है ना। 14 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चली थी। तो यहाँ पे सभी डिटेल को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। और जो आपके शनिवार वाली पीडीएफ हैं वो दोनों अभी मेरे फ़ोन में हैं, उन्हें मैं इस क्लास के बाद टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलती है यार, जो भी हो मेरे साथ सभी दोस्त जुड़ जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलती रहेगी, है ना। और देखो यहाँ पे दिया है, भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था। तो भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर जो है वो कब शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना दोस्त। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 2 अक्टूबर 1972। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 1972 आपका जो है बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं यहाँ से अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वेद में सूक्त हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पुराना जो वेद आपका है वो कौन सा है, धर्म पुस्तक या वेद जो भी पूछा जाए, वो आपका ऋग्वेद है ना। अब यहीं से गायत्री मंत्र भी लिया गया था, ये भी सभी को पता है। अब यहाँ पे सूक्त की बात की है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो याद रखना 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। अगर आपसे यहाँ पे मंडल पूछ लेता कि बताओ ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप क्या बताते? तो याद रखना, ऋग्वेद में जो मंडल हैं वो हैं 10। कितने हैं? 10 मंडल हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो यहाँ पे आपका जो राइट जवाब है वो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नहीं पता है तो आप नोट कर लो, ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं बता दूं, इसने जो जौनपुर की स्थापना है वो किस लिए की थी, और इसका जौनपुर नाम क्यों रखा था, है ना। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना, देखो इसका जो जौनपुर है, ये इसने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, ये दिया है ना, ये इनका चचेरा भाई था। तो चचेरे भाई की याद में बनवाया था, ये आप याद रखना। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसका जो असली नाम था वो था जॉन खान। क्या था? जॉन खान। तो याद रखना, जॉन खान था, इसलिए इस जगह का नाम जौनपुर की स्थापना की, है ना। और देखो यहाँ पे अकबर से भी याद रखना, अकबर ने किसकी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और वो क्या कहते हैं, बुलंद दरवाजा, उसकी वो भी इन्होंने ही बनवाया था, है ना, सबसे ऊंचा दरवाजा है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस यंत्र द्वारा प्रकाश स्रोत की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की मात्रा को मापा जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका क्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका सही जवाब लगा दिया होगा, जो कि यहाँ पे होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्योंकि जो पायरोमीटर होता है ये उच्च तापमान को नापता है। किसको? उच्च तापमान को नापता है। तो ये तो बिल्कुल हमें पता था। पॉलीग्राफ जो है ये किसको नापता है? तो पॉलीग्राफ जो है ये पता है आपको, ये झूठ का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ जो है, सिस्मोग्राफ क्या करता है? तो ये भैया भूकंपीय तरंगों को मापता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो क्या होगा? इनमें से
कोई नहीं। और देखो अगर कई बार क्या होता है जैसे आंसर नहीं पता है तो आप अदर 3 का भी अगर आंसर आपको आ रहा है तो चौथा आप तुरंत सही जवाब निकाल पाएंगे। और देखो यहाँ पे दिया है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझा चूना का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जैसे कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट दिया है। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया ये वॉशिंग सोडा का है। किसका है, वॉशिंग सोडा, जो कि धोने वाला सोडा होता है ना उसका, ठीक है ना, जिसे क्या देसी भाषा में हम लोग गांव में निरमा भी बोलते हैं, है ना। तो निरमा ऐसे याद रखना। सोडियम बाई कार्बोनेट, यहाँ पे देखो बाई लग गया ना साथ में, तो बाई का काम क्या होता है, किचन में खाना बनाना। तो भैया ये खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है ना, ये धोने वाला सोडा और ये खाने वाला सोडा। देखो ये आपका धोने वाला वॉशिंग सोडा हो गया क्योंकि इसमें बाई नहीं है, और जिसमें बाई है ये खाने वाला सोडा हो गया। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। क्षेत्रीय प्रणाली के तहत भारतीय रेलवे का स्थान क्या है। तो भैया देखो जो क्षेत्रीय प्रणाली के तहत जो भारतीय रेलवे है इसका स्थान द्वितीय है। द्वितीय क्षेत्र में आती है। तो ऐसे याद रखना, प्रथम में आपका कृषि वगैरह है ना, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने, ये रेलवे का क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो दोस्त। और ये देखो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर को कौन सा नया नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा, तो वो सही जवाब आपका श्री विजयपुरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री विजयपुरम। ये भैया आपका करंट का क्वेश्चन है, ऐसे समझिएगा। तो ये आपके लिए देखो जानना जरूरी है। और मैं आपको बता दूं ये कब किया गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भैया इसका नाम जो है वो 13 सितंबर 2024 को किया गया है। तो ये देखो भाई करंट का ही है ना, सितंबर की 13 सितंबर की बात है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता कौन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज करता है वो कौन है, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, पहले तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अल्बर्ट वान कोलीकर। अल्बर्ट वान कोलीकर, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने इसकी खोज जो है वो भी आप याद रखना, इसकी खोज की थी 1857 में। कब करी थी दोस्त, 1857 में करी थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका कार्य होता है कोशिका कार्य श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण। किसका, एटीपी का निर्माण करना। जैसे कोशिका का वो भी तो बोलते हैं क्या, पावर हाउस, है ना, क्या बोलते हैं, पावर हाउस भी बोलते हैं, ऊर्जा घर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और ये इस टाइप के क्वेश्चन साइंस से हो सकता है कि आपसे पूछे भी जाए, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे रॉबर्ट हुक से याद रखना, इन्होंने किसकी खोज की थी। तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने कोशिका भित्ति की खोज की थी, है ना। किसकी की थी, कोशिका भित्ति की। क्रिश्चियन डी डुबे जो है इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ये याद रखना लाइसोसोम का। किसका, लाइसोसोम का। तो मेरे पास पेन नहीं है इसलिए थोड़ा यार दिक्कत होती है, लेकिन मैं बोल देता हूँ लाइसोसोम। जैसे क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका बिल्कुल सही जवाब है, देखो आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। मैं आपको रोज करवाता हूँ शायद इसीलिए कि आपसे कई पेपर के अंदर पूछ लिए जाएंगे। तो पेंटोथेनिक एसिड जो ऑप्शन सी दे रखा है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। देखो यहाँ पे पाइरीडॉक्सिन जो दे रखा है, पाइरीडॉक्सिन, ठीक है ना, अब सही बोल रहा हूँ मैं। ये पता है किसका रासायनिक नाम है, तो याद रखना ये V6 का है, ठीक है ना। ये किसका है, B6 का है। और राइबोफ्लोविन जो है ये किसका रासायनिक नाम है, राइबोफ्लोविन। तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो सही है, नहीं तो नोट कर लो, ये B2 का रासायनिक नाम है।
अगर मैं आपसे पूछता हूं कि B1 का रासायनिक नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना B1 का तो भैया थायमीन है ना? क्या है? थायमीन है। तो ये हमें याद हो गया है ना? अब मैंने आपको विटामिन ए का भी रासायनिक नाम बताया था, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग खाली स्थान है। तो मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी जो अंग है वो कौन सा है? तो आप इनमें से क्या बताएंगे अपना सही जवाब? तो मैं अगर आपसे कहूं कि किडनी है तो किडनी के लिए आप क्या लगाएंगे सही जवाब? तो यहाँ पे आपका वक्र जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर की जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है वक्र, और वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है? वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे वक्र का इकाई पूछ लिया जाएगा तो आप बता पाएंगे नेफ्रॉन, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे बोला गया है निम्न में से मानव मस्तिष्क का भार क्या है? इनमें से जो मानव मस्तिष्क का भार है वो कितना होता है? तो देखो जो फीमेल होती हैं उनमें थोड़ा कम होता है ना? 500 ग्राम कम होता है, कितना 50 ग्राम कम होता है बताइएगा? तो यहाँ पे 50 ग्राम लगभग कम होता है ना? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। तो 1350 1400 के लगभग होता है। 1400 पुरुष का, 1350 1300 महिलाओं का होता है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, है ना? और कोई भी अगर दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं अभी जो मैंने आपको वक्र बताया था, वक्र, ठीक है ना, अभी वक्र बताया था ना, वक्र का जो वजन है वो कितना होता है? तो याद रखना वो होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम होता है। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। 350 से 400 ग्राम जो है ये किसके मस्तिष्क का भार होता है? तो याद रखना जो हमारा शिशु होता है ना, बच्चा होता है, उसके मस्तिष्क का भार होता है, ठीक है ना? तो शिशु के मस्तिष्क का भार जो है वो आपका 350 से 400 ग्राम हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे मानव में 206 हड्डियां होती हैं, है ना? वैसे शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमारा जो सामान्य मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक बच्चे का जो हृदय है वो याद रखना 7 दूनी 14, मतलब कि 140 के लगभग 140 बार लगभग धड़कता है ना? तो ऐसे इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रारूप कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो प्रारूप है कब अपनाया था? तो भैया इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो देखो दोस्त, ये इसका सही जवाब आपने लगा दिया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो दे रखा है आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और देखो यहाँ पे आपको 26 जनवरी 1950 दे रखा है। तो 26 जनवरी 1950 आप देखो, पहले तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारा 26 जनवरी को, है तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। और मैं बता दूं जो अशोक स्तंभ से चिन्ह लिया गया, अशोक की जो लाट है, हमारा अशोक स्तंभ है, उसका जो आपने देखा होगा बन के आता है 4 शेर होते हैं, है ना? तो वो जो चिन्ह लिया गया, राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया था, वो 26 जनवरी 1950 को लिया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? अगर आपने जवाब लगाया होगा, मुझे पता है दोनों में से एक ही किया होगा, ए या बी, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब था, है ना? अब यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो याद रखना संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला जवाब क्या है। देखो यहाँ पे दिया है भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या कितनी है? ये भैया देखो, अब जब भर्ती हो जाओगे तो जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों की जो संख्या है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखो इनमें जो ऑप्शन 7 दिया है तो 7 आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना? अगर ऑप्शन में आपको 6 दिया होता तो 6 भी आपका सही जवाब हो जाता है। पता क्यों? क्योंकि देखो संस्थानों की संख्या पूछेगा तो आपकी 7 है,
अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि सिकंदराबाद में देखो कितने हैं, पहले तो मैं वही आपको चलो कंफर्म कराता हूँ। देखो पहले तो नोट करो बड़ोदरा, ठीक है ना, बड़ोदरा हो जाएगा आपका। दूसरा आपका पुणे हो जाएगा, ठीक है ना, तो पुणे भी याद रखना। तीसरा आपका सिकंदराबाद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका जमालपुर हो जाएगा। तो सिकंदराबाद, जमालपुर, पुणे और बड़ोदरा, ठीक है ना। तो ये आपके कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद आप नासिक को याद रखेंगे, 5 हो गए। अपना लखनऊ याद रखेंगे, 6 हो गए। और एक सिकंदराबाद में और है, मतलब कि सिकंदराबाद में 2 प्रशिक्षण संस्थान है। तो यहाँ पे टोटल आपके 7 होते हैं। तो यहाँ पे जवाब आपका 7 सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 6 दिया होता, अगर इन दोनों को मतलब दोनों एक में ही गिने जाते तो 6 अगर दिया होता तो सही जवाब होता। अदरवाइज आपको पेपर में 7 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसा मुझे लगता है। और यहाँ पे देखो दिया गया है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखो संविधान से संबंधित यार कुछ भी पूछा जा सकता है हमसे, है ना। तो याद रखना है यहाँ पे सही जवाब हमारा कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अमेरिका से याद रखना कि एक तो यहाँ से वो लिया गया था प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना को लिया गया था, तो ये याद रखेंगे। दूसरा जो राष्ट्रपति जी का पद और महाभियोग की कार्रवाई, तो महाभियोग की जो कार्रवाई है ये भी अमेरिका से लिया गया है ना। अब ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया, ठीक है ना, भाषा को लिया गया। देखो प्रस्तावना जो है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और नोट करते हुए चलो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, हाल में संपन्न हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो हाल में संपन्न हुए पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने कुल पदक जीते हैं। तो देखो यहाँ पे इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका 29 पदक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 29 पदक हो जाएंगे। तो इसमें आपके कौन कौन से कितने हैं वो भी याद रखना। देखो 7 जो है ये आपके गोल्ड मेडल है, और आपके जो 9 हैं ये आपके रजत हो जाएंगे, और 13 जो हैं ये आपके कांस्य पदक हो जाएंगे। तो ये टोटल कर लो, देखो 13 और 7 20, 20 और 9 29। तो टोटल यहाँ पे जो ऑप्शन डी दे रखा है आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो जो अभी ओलंपिक हुआ था, ठीक है ना, ये पैरा ओलंपिक था। ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, जिसमें 1 रजत था, ठीक है ना, और 5 जो आपके थे वो कांस्य थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इधर 29 पदक जीते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन दिया गया है। मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन को टाइप किया और यहाँ पे हो गया मुझसे राज्य भाषा, ठीक है ना। अब मैं आंसर ढूंढ रहा कि यार इसका आंसर जो मैंने कॉपी में नोट करा था वो कुछ और था। यहाँ पे दिखा रहा है आर्टिकल 343। तो 343 तो राजभाषा से था, तो वो दिखा रहा था 343। जब मैंने इसे सही से पढ़ा तो मैंने देखा राज्यसभा का गठन यहाँ पे पूछा गया है, और राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 में दिया गया है। किसमें, अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और अनुच्छेद 79 में क्या दिया गया है, तो 79 को आप याद रखना, इसमें संसद का गठन दिया गया है। किसका, संसद का गठन दिया गया है। और 81 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 81 में, तो इसमें लोकसभा का गठन दिया गया है। किसका, लोकसभा का गठन दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो यार एक बार मेरे सभी दोस्त लाइक वाला बटन दबाएंगे, क्योंकि मेरे पुराने जितने भी दोस्त हैं बहुत अच्छा सपोर्ट है, सभी को दिल से धन्यवाद दोस्त। और जो भी नए हैं वो एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के संविधान के भाग खालिस्तान तथा अनुच्छेद खालिस्तान में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है। तो भैया कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब दोस्त है वो हो जाएगा भाग 3 आर्टिकल 19 से 35। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भाग 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक ये आपके भाग हैं और ये आपके आर्टिकल है। तो भाग 1 में आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य से संबंधित है, राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र, है ना, तो नए राज्य का गठन ये सब आ जाता है। और भाग 2 में क्या दिया गया है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ में बाकी में उतनी मेहनत कर रहे हो जितना मैं सोच रहा हूँ कि आप कितनी मेहनत इस टाइम कर रहे होंगे। क्योंकि जिसका सपना होता है दोस्त उसे नींद नहीं आती है,
इस चीज़ को दिमाग में डाल लेना। और अगर नींद आ रही है तो अभी भी कहीं ना कहीं आपने जो एक दृढ़ निश्चय किया है ना, उससे कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं तो इस बार आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और देखो यहाँ पे दिया है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे अगर आपको अभी मैं राइन जवाब दे दिया होता, राइन नदी, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स कह रहा हूँ, आंसर में राइन नदी को तुरंत टिक कर देते, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे? यांगत्जी जो है ये नदी आप याद रखेंगे। ये व्यापारिक नदी, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है और ये चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और जो राइन है ना, ये याद रखना, ये सबसे व्यस्त नाविक नदी है, ठीक है ना, ये नाविक नदी है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब ऑप्शन में आपको कौन सा दिया जाएगा वो ऑप्शन डिसाइड करेंगे। और यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है, तो याद रखना दक्षिण चीन सागर है सबसे बड़ा सागर। अगर सबसे बड़ा महासागर पूछा जाएगा, देखो अभी आप सोच रहे होंगे कि भैया ये क्या बता रहे हैं, प्रशांत महासागर है और ये बता रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर। तो ये सागर है और ये महासागर है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और सबसे लंबी नदी आपकी ये नील हो जाएगी, इसको भी आप याद रखेंगे। और इसकी लंबाई जो है वो भी मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहाँ पे देखो दे भी दिया है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भैया बिल्कुल जवाब हमारा नील नदी होगा। और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6650 किलोमीटर। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। गंगा की लंबाई याद रखना, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। और जो कि मेरे पुराने दोस्तों मजाक भी बनाते हैं कि भैया ने 2525 रटवा दिया है, 2525 रटवा दिया है। और ब्रह्मपुत्र की भी याद रखना 2900 किलोमीटर, ये ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने सभी क्वेश्चनों को, 20 क्वेश्चन को नोट किया होगा। और जो लेवल है वो आज कुछ इस प्रकार का है ना। अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच पाए हैं। अब जो असली क्वेश्चनों का मजा है वो स्टार्ट होने वाला है। देखो यहाँ पे दिया है हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव कौन बने हैं। हाल ही में भारत के अगले वित्तीय सचिव कौन बने हैं, तो ये भैया आपका करंट का क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और यहाँ पे सही जवाब आपका तुहिन कांता पांडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं जो ये टीवी सोमनाथन है, ये इनका क्या हो गया, ऐसे समझिएगा कि ये इनका प्रमोशन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये बने हैं, उनके बाद ये तुहिन कांता पांडे बने हैं। और ये अब जो टीवी सोमनाथ है ये कौन हो गए हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, पहले भी बताया था। क्या बताया था? कैबिनेट सचिव। कौन हो गए हैं? कैबिनेट सचिव हो गए हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और जब ये कैबिनेट सचिव हो गए उसके बाद ये वित्त सचिव बन गए, है ना, तुहिन कांता पांडे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। निम्न में से संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया गया होता तो आप क्या बताते? तो अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो आप तुरंत जवाब करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति जी थे, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं ये किसके अध्यक्ष थे? तो ये भाई प्रारूप समिति के थे। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई क्या है? तो भैया कंप्यूटर हो या फिर आपने वो देखा हो जब आप नेट यूज करते हैं तो बिल्कुल जब नेट नहीं आता तो किस में स्पीड आती है? पहले देखो एमबी में आती है ना। पहले भैया एमबी में आती है तो हमारा बहुत अच्छा चलता है। फिर वो केबी में आने लगती है ना, केबी में आने लगती है, क्योंकि 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है ना। 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो एमबी से छोटा आपका केबी हो गया। और केबी से छोटा क्या होता है? जब स्पीड केबी में नहीं आती है तो बिट में आती है। किस में आती है? बिट में आती है ना। तो आप याद रखना कि कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी इकाई जो है वो बिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिट हो जाएगी। और पेटाबाइट जो है, ये पेटाबाइट ये सबसे बड़ी इकाई है, ये सबसे बड़ी इकाई है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखो यहाँ पे दिया है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। भैया ये देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ठीक है ना। दलाल स्ट्रीट जो है ये मुंबई में स्थित है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो गया। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। लीलावती पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है। तो भैया जो लीलावती पुस्तक है वो याद रखना, ये आपकी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा गणित से। किससे? गणित, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह मैं आपको बताऊं कि भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 में, सन 1150 में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र, किसका? खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। गणित और खगोल शास्त्र का एक ग्रंथ है और ये गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 में लिखा गया। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है एंजाइम मूल रूप से क्या है। देखो भाई ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। बताओ एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या है। तो भैया ये मूल रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है ना। कितना? 42% पाया जाता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ? मध्य प्रदेश में, एमपी में पैदा होता है ना। मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। और इसीलिए इसे सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि सोया प्रदेश के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है, तुरंत टिक करना मध्य प्रदेश, ठीक है ना, ज़्यादा सोचना नहीं है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे सही जवाब डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डलहौजी। ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म हिंदी का खिताब किस फिल्म को मिला है। यहाँ पे देखो जो सही जवाब है वो हो जाएगा गुलमोहर। क्या हो जाएगा? गुलमोहर। और मैं आपको बताऊं सबसे पहली जो फिल्म थी वो कौन सी बनी थी। वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र, है ना। कब बनी थी? देखो जैसा मुझे याद आ रहा है, मैंने ट्रिक से याद करा था 1913 में। और फिर बोलने वाली जो फिल्म आई थी वो आई थी आलम आरा। कौन सी आई थी? आलम आरा। ये कब आई थी? तो याद रखना ये इसकी ठीक अपोजिट कर दो, इसे 3 को आगे कर दो, 1 को पीछे कर दो। तो 1931 में आई थी। तो ऐसे आप याद रखना। देखो ये मैंने ऐसे ही याद रखा है 1913 1931, ठीक है ना। तो बिना बोलने वाली 1913 और बोलने वाली आलम आरा 1931। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो टैकोमीटर जिसे वेग मापी का प्रयोग है वो किसके मापन के लिए किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना इसका सही जवाब जो है आपका वो हो जाएगा घूर्णन गति। क्या हो जाएगा? घूर्णन गति। घूर्णन गति मतलब कि ऐसे आप समझ सकते हो जैसे कोई गाड़ी होती है ना, तो उसकी जो अंदर क्रंक होती है ना, तो वो उसका जो राउंड होता है, जैसे आपने मीटर पे लिखा देखा होगा RPM, है ना, RPM। ऐसे मोटरसाइकिल के मीटर पे, कार के मीटर पे, ट्रैक्टर के मीटर पे लिखा हुआ देखा है ना। तो यही होता है राउंड पर मिनट, राउंड पर मिनट, RPM। तो यही है घूर्णन गति टैकोमीटर। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि कितना राउंड पर मिनट ले रहा है। और यहाँ पे देखो दिया गया है निम्न में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। भाई मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे RPM में नहीं पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि SSC GD में नहीं पूछा जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ नहीं पूछा जाएगा, या UPSC में नहीं पूछा जाएगा। ये कहीं भी पूछा जा सकता है। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, तो इसे एक बार आप ज़रूर देख लो, क्योंकि आगे पता नहीं जीवन में कितना लंबा स्ट्रगल हो या कब सफलता मिले। तो ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए, है ना। और ये तो बेसिक है कि जो हमारा मानसरोवर है ये 4 धाम में नहीं आता है, ठीक है ना। हमारा देखो बद्रीनाथ आता है, द्वारका आता है, रामेश्वरम आता है, और चौथा आपका पुरी आ जाता है, जगन्नाथपुरी, है ना, जगन्नाथपुरी। तो ये हमें याद रखना है और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं। और देखो यहाँ पे दिया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अगर आप CM बनना चाहते हैं अपने स्टेट के, तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा
25 वर्ष। क्या हो जाएगा दोस्त? 25 वर्ष। देखो आपको जो वोट करने की उम्र होती है वो 18 वर्ष होती है। वोट करने की जो उम्र है वो आपकी 18 वर्ष होती है। ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ने की जो उम्र है वो आपका 21 वर्ष होता है। और मैं आपको बताऊं कि आने वाला आगामी जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन होगा मैं भी उसमें अपना पर्चा फाइल करूंगा 110%। क्योंकि मुझे लगता है अगर मुझे जॉब नहीं मिली, अगर मैं गांव से बाहर नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं है यार, मैं अपने गांव की कायाकल्प को सुधार सकता हूँ। लोग मुझे पागल समझते हैं, सही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि क्या क्या मुझे करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से गलत हैं उन्हें मैं सुधार सकता हूँ। ठीक है ना? तो मैं एक बार ट्राई ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे देखो जीत हार जो है वो समय और मालिक के हाथ में। कहते हैं ना कि अर्जुन ने कहा कि माधव सब मेरे खिलाफ है, तो माधव ने कहा कि पार्थ तुम चिंता मत करो, सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। अगर सब तुम्हारे खिलाफ हैं तो सबको हारना होगा। तो बिल्कुल मैं अपने माधव के भरोसे चलता हूँ और मुझे पता है कि मेरा माधव मुझे कभी निराश नहीं होने देता है ना? मेरे मालिक कभी मुझे निराश नहीं होने देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो 30 वर्ष उम्र है वो भी याद रखना, वो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो आपकी उम्र जो है वो न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य अगर बनना है तो उसके लिए आपकी 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 5 बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो ऐसे आप ध्यान में रखना। और देखो जो 35 वर्ष है ये आप याद रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना अनिवार्य है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तो किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना 36वें संशोधन द्वारा। 36वां संशोधन ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये 36वां संशोधन 1975, ठीक है ना? ये भी याद रखना। देखो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो भैया कौन सा था? 36वां संशोधन अधिनियम 1975 आप याद रखेंगे। और ये 16 मई 1975, ठीक है ना? 16 मई को, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। पता क्या है ना, नवयुवा जो है वो राजनीति में जाना चाहता ही नहीं है। उसे देखो बीटेक करना, एमटेक करना, एमबीए करना, आर्मी में जाना, बीएसएफ में जाना, ठीक है ना, ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा, लेकिन राजनीति में नहीं आता है ना? तो होना चाहिए कोई ऐसा। अब मैं देखो यहाँ पे 21-22 साल का लड़का अगर सोचो प्रधान बन जाऊँगा तो गाँव में क्या क्या नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ, है ना? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है कि मेरे गाँव में स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है, करूँगा उसकी व्यवस्था। मुझे पता है मेरे गांव की जो सड़कें हैं वो पक्की नहीं है, कच्ची हैं, तो उन्हें पक्का कराऊंगा, है ना? मुझे पता है कि मेरे गांव में स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं तो मैं वहाँ पे जनरेटर की भी व्यवस्था करूंगा। लाइट नहीं है तो जनरेटर होना चाहिए ना, गाँव में कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। गाँव में वाईफाई नहीं है, वाईफाई लगे लगभग 10 वर्ष हो गए हैं मेरे गाँव में, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। वो व्यवस्था बंद पड़ी है, उसे चालू कराओ। तो ये सब चेंजमेंट हैं छोटे छोटे, ये अगर आपके दिमाग में है तो आप प्रयास करो यार। हम अगर बदलेंगे, जब हम फ्यूचर है ना, इस देश के हम फ्यूचर हैं। जो इतना भी नव युवा है वो फ्यूचर है, और अगर वो उसकी मानसिकता बदलेगी तो देश बदलेगा और बहुत आगे जाएगा, है ना दोस्त? और देखो यहाँ पे दिया है कि बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है जिसका गलनांक ... होता है। तो भैया कितना होता है याद रखना, लगभग में आपका 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक्यूरेट अगर वो कहीं आपको दे दिया है ना, अगर एक्यूरेट लिखा हुआ मिल गया तो याद रखना यहाँ पे आपका 3419 के लगभग आपको मिलेगा, है ना? 3419 डिग्री सेल्सियस के लगभग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका 3400 दिया है, तो 3400 यहाँ पे आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? तुरंत बताओगे जे.एल. वियर्ड है ना? तो जॉन लोगी वियर्ड, जे.एल. वियर्ड या जॉन लोगी वियर्ड, आप एक ही बात है ना? तो ये आप याद रखना। और देखो परमाणु का सिद्धांत जो है उसकी खोज, तो याद रखना डाल्टन। क्या? परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन। और गोल्डस्टीन ने क्या किया था? गोल्डस्टीन ने भैया प्रोटॉन की खोज की थी। किसका? प्रोटॉन की। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना दोस्त? और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किसने की थी? सेंट्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में
किसने करी थी? तो भैया ये यूनानी लेखक था। यूनानी लेखक कौन था? तो ये हमें पता होना चाहिए, तो याद रखना विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी एक रचना थी इंडिका। ये भी यूनानी था, इसकी जो एक रचना थी इंडिका, याद रखना। चाणक्य जी के अदर और नाम याद रखना, जैसे कि एक है कौटिल्य, है ना, विष्णुगुप्त, तो ये नाम याद रखना। इनकी एक रचना याद रखना अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित है। किससे? राजनीति से संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे किस वर्ष में शुरू हुआ था? प्रथम भूमिगत रेलवे मेट्रो रेलवे किस वर्ष में शुरू हुआ था? ये बात कर रहे हैं हम लोग भारत की। इस क्वेश्चन में मुझे लिखना चाहिए था कि भारत में प्रथम भूमि रेलवे या मेट्रो रेलवे किस वर्ष में शुरू हुआ था, है ना। इसमें दोस्त कोई सोचेगा कि विश्व का पूछ रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये भारत की बात कर रहे हैं। अब इसका जवाब करिएगा आप, तो यहाँ पे आपका 24 अक्टूबर 1984 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 24 अक्टूबर 1984 होना चाहिए, जो कि सही जवाब कोलकाता मेट्रो, जिसका शुभारंभ इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो कि उस टाइम प्रधानमंत्री थी, है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे दिया है, इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? इसरो ने 16 अगस्त 2024 को SSLV से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे देखो, याद रखना है EOS 08, EOS 08, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और ये जो SSLV है, इसका पूरा नाम याद रखना, SSLV D3 है ना। तो हो सकता है कि ये आपसे पूछ लिया जाए कि EOS 08 को किस उससे लॉन्च किया गया था, किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? तो ये जो रॉकेट है ना, ये याद रखना, इसका नाम पूरा SSLV D3। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा देने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में दीक्षा देने वाले कौन थे? तो वो याद रखना, वो थे भद्रबाहु। कौन थे दोस्त? भद्रबाहु। ऑप्शन ए आप बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे, कहाँ प्राण इनके गए थे? तो याद रखना सिरबड़ वेलगोला। कहाँ चले गए थे? सिरबड़ वेलगोला चले गए थे, तो ये भी आप ध्यान में रखना। और महावीर स्वामी जी, याद रखना, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार एवं अंतिम तीर्थकार थे, तो ये भी आप याद रखना। और देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, बताओ। अशोक ने कौन सा कौन सा धर्म अपनाया था? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखो, यहाँ दिया है सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? देखो, ये आपके करंट का क्वेश्चन है ना। करंट बोल सकते हैं, 2023 का करंट यार। तो यहाँ पे देखो दिया है सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्त इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा अयोध्या। अब अयोध्या से आपको ध्यान में रखना है कि ये सरयू नदी के किनारे स्थित है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अयोध्या से हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और वहाँ पे महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा भी बन रहा है ना, तो वो भी आप ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका मैं जवाब आपको बता रहा हूँ। तब तक यार मेरे जो भी दोस्त हैं, अगर आपने अभी तक यार लाइक ना किया हो तो यार प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार लाइक वाला बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मुझे ना, और थोड़ा यार शेयर कर देना। मैं आपको बताऊँ, सच में मुझे इस टाइम ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, आप समझ नहीं सकते हो दोस्त। खुद को नीलाम करने की नौबत है, सच बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि जहाँ लोग अपनी सांसें छोड़ दिया करते हैं, हम वहाँ से भी गुजरे हैं, जहाँ पे लोग फंदे पे लटक जाया करते हैं। तो बिल्कुल यार, मैं आज वाकई में बहुत ज़्यादा दिक्कतों से और स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, जो शायद मैं समझ सकता हूँ और मुझे पता है। और मैं यहाँ पे देखो आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ कि यार थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अगर मेरा साथ कर दोगे, शेयर कर दोगे यार, तो हो सकता है कि मैं अपनी मुश्किलों से निकल पाऊँ बाहर और आपके लिए कुछ बड़ा कर पाऊँ। मैं सिर्फ जीता इसीलिए हूँ कि मैं अपने जीवन में कितना भी सफल हो जाऊँ, सारा सफल होने का जो भी फ़ायदा है ना, मेरे अपने गरीब दोस्त उठाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है और मैं जानता हूँ कि वाकई में सपने टूट जाया करते हैं लोगों के।
है ना। तो बिल्कुल दोस्त, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा और आप भी अपने भाई का सपोर्ट करोगे। और यहाँ पे आप, हमारा जो जवाब है बिहार हो जाएगा। विदेशिया जो है, विदेशिया याद रखना कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। कथकली जो आपका है केरल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से आपका कथक हो जाएगा, नौटंकी हो जाएगा, है ना। रासलीला जो आपका है, तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा कि निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है। निजी कंपनियों में 100% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो हो जाएगा कर्नाटक सरकार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए दोस्त, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो याद रखना कटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कटक, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलीगढ़ मशहूर है, पता क्यों, तालों के लिए। तालों के लिए, जो ताले होते हैं ना, लॉक, उसके लिए अलीगढ़ मशहूर है। देखो सूरमा नगरी या सुरमा के लिए याद रखना बरेली मशहूर है ना, बरेली। और बरेली जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो याद रखना रामगंगा, किसके, रामगंगा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो ये आप याद रखना। लखनऊ जो है, लखनऊ में बताओ कि क्या स्थित है। तो लखनऊ में आपका भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है ना, वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान, तो ये भी आप याद रखना। गन्ना अनुसंधान संस्थान और वनस्पतिक, तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका नई दिल्ली में है ना, तो वो भी आप याद रखना, कृषि अनुसंधान संस्थान। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। देखो ये मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, करंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप याद रखना ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का स्थापना वर्ष क्या है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का जो स्थापना वर्ष है वो क्या है। तो याद रखना यहाँ पे आपका हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा, 1948, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछ देगा तो याद रखना 16 जुलाई। क्या हो जाएगा, 16 जुलाई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो 1962 दे रखा है, इसमें किसकी स्थापना हुई थी, तो इसमें हुई थी आईटीबीपी, आईटीबीपी, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 1965 में बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो इसकी भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने प्रश्न पे। अब पे दिया गया है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो भैया 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। तो यहाँ पे यार क्या बताओगे, तो यहाँ पे देखो 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो 10 ही करे गए थे, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इतना सोचना है ही नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, देखो ये भी पता है कब किए गए थे, वो भी याद रखना 1976 में, है ना, 1976 में, ये आप याद रखना। ये मैं पता क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो 11वां जोड़ा गया था ना, यहाँ पे आपने अगर 11 को टिक किया होगा तो गलत जवाब हो चुका है। क्योंकि जो 11वां जोड़ा गया था, ये 11वां 86वीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में। कब, 2002 में जोड़ा गया था। और आर्टिकल भी याद रखना, आर्टिकल 51A, है ना, ये आर्टिकल में यहाँ पे आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल 51A, ये जो 11वां संविधान जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने सेकंड लास्ट पे। यहाँ पे देखो दिया है कि बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो भैया ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, है ना। और टाइबर जो है ये रोम
रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, और रावी के किनारे लाहौर स्थित है ना। तो ये भी आप याद रखना। और बताओ यहाँ पे आपसे अगर मैं पूछूं कि एवन नदी के किनारे बताओ, चलो तो याद रखना ब्रिस्टल, है ना, ब्रिस्टल। राजा राम मोहन राय जी को यहाँ से याद रखना है आपको। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? पिन वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे उत्तराखंड, राजस्थान, असम नहीं भैया, पिन वैली मतलब इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है दोस्त? हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली, तो ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड में तो वो है जिम कॉर्बेट, है ना, जिम कॉर्बेट जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। राजस्थान में रणथंभौर है और मरु अभ्यारण्य है, तो ये याद रखना, ठीक है ना, रणथंभौर, मरु अभ्यारण्य। असम में वो है मानस, है ना, मानस, तो मानस को भी याद रखना है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखो दिया है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। मेरे साथ जुड़ोगे ना तो मैं लास्ट तक आपको पूरी कोशिश करता हूँ कि 50 में से कुछ ऐसा ना हो जो आपके पेपर से बाहर जाए। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या आएगा पेपर में ये तो हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और जो भी मेरे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं वो सब पहले तो एक बार लाइक वाला बटन दबाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, साथ में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और ये दुआ देता हूँ कि आप सभी इस बार 100% सिलेक्ट हों, आपको सफलता मिले। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।